आदाब, मैं हूं यूनुस। हमारे शो सादत में आपका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान आज एक संगीन कशमकश के दौर से गुजर रहा है। ये कशमकश आवाम के दरमियान मज़हब के नाम पर पैदा हुई है या पैदा कर दी गई है। आज़ादी के बाद से ऐसे हालात कम ही देखने में आए। इन हालात पर तबसरा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद जनाब साअतुल्लाह हुसैनी। जनाब, आपका स्टूडियो में इस्तकबाल है। जी शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुल्क में बढ़ते हुए इंटॉलरेंस, कम्युनल पोलराइजेशन और बढ़ते हुए फ़िरक़ावाराना फसादात पर आपका क्या तबसरा है? जी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस शो में मुझे दावत दी और इस अहम टॉपिक पर कुछ तबादला ख्याल का मौका फ़राहम किया। ये ख्याल सही है कि इस वक्त मुल्क में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं और जिस तरह माइनॉरिटीज़ को, दलितों को टारगेट किया जा रहा है, ये यूनिक फेज़ है हमारे मुल्क की हिस्ट्री का। लेकिन मुझे इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं है कि ये आवाम के दरमियान कोई वाइड स्प्रेड तफरीक पैदा हो चुकी है। अगरचे टारगेट यही है कि आवाम के दरमियान तफरीक पैदा की जाए, कम्युनल पोलराइजेशन पैदा किया जाए, समाज को बांट दिया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी हिंदुस्तान का समाज मुत्तहिद है, यूनाइटेड है। और बाज़ जगहों पर मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, बाज़ मकामात पर सोशल लेवल पर भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जब हम पूरे मुल्क पर नज़र डालते हैं तो ये डिवाइड पूरे मुल्क में आवाम की सतह पर ऐसा नहीं है। अलबत्ता कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ये वाक़यात कर रहे हैं, और वाक़यात का पैटर्न जिसे मैं कहता हूँ कि लो वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी टारगेटिंग, कि लार्ज स्केल वायलेंस नहीं है, स्केल कम है, वॉल्यूम कम है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मकसद ये है कि माइनॉरिटीज़ में, दलितों में खौफ का माहौल, डर का माहौल पैदा किया जाए। तो यकीनन ये सिचुएशन बहुत गंभीर है और इसका नोटिस लिया जाना चाहिए हर लेवल पर, स्टेट के लेवल पर भी और पब्लिक के लेवल पर भी। जी, जैसा कि आप ही ने कहा कि मुल्क के अंदर अवाम मुत्तहद हैं, और ये भी एक हकीकत है कि डाइवर्सिटी हिंदुस्तान की पहचान रही है बरसों से, बल्कि सदियों से। तो इस तरह के वाक़यात डाइवर्सिटी को किस तरह ग्लोबल लेवल पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? नहीं, ज़ाहिर है कि मकसद यही नज़र आता है कि समाज को डिवाइड किया जाए। अब कम्युनल पोलराइजेशन पर, कम्युनल राइट्स पर बहुत सारी स्टडीज़ हमारे मुल्क में हो चुकी हैं, तो ये बात बहुत उभर कर सामने आई है कि इसके पीछे कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, कुछ मटेरियल बेनिफिट्स होते हैं। एक बड़ा इंटरेस्ट तो पॉलिटिक्स होता है कि लोगों को ये, बाज़ लोगों को पॉलिटिकल वार जीतने का ये आसान रूट, शॉर्टकट रास्ता नज़र आता है कि कम्युनल सोसाइटी को पोलराइज कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए और उससे फ़ायदा उठा के पॉलिटिकल माइलेज लीजिए। बाज़ औक़ात इकनॉमिक इंटरेस्ट भी होते हैं कि इकनॉमिक स्ट्रगल जो मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के दरमियान होती है, तो जिन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वो राइट्स के ज़रिए, पोलराइजेशन के ज़रिए अपने मफादात हासिल करना चाहते हैं। तो मकसद इन लोगों का यही है कि पोलराइज़ किया जाए सोसाइटी को, और जो इंडिया की डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को ख़त्म किया जाए और सोसाइटी में नफ़रत पैदा की जाए। ज़ाहिर है कि इस मकसद की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं, जो कुछ कोशिशें हैं वो इसी मकसद को हासिल करने के लिए हो रही हैं। अगर ये मकसद में कामयाब होते हैं तो ये हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा और बहुत लॉन्ग टर्म नुकसान होगा, यानी उसकी आसानी से भरपाई मुमकिन नहीं होगी। तो ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ा डेंजर है जो इस वक्त हमारे मुल्क पर मंडला रहा है। जी, जैसा कि आपने कहा कि डाइवर्सिटी पहचान है और इस हद तक अवाम मुत्तहद हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर इसका क्या असर हुआ, इसका कोई वाज़ेह आउटकम या नताइज कुछ ज़ाहिर हुए हैं क्या? मतलब डाइवर्सिटी को जो नुकसान पहुंचाने वाले कोई वाक़यात जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर या ग्लोबल सतह पर कुछ इम्पैक्ट पैदा किया गया, उस ताल्लुक़ से कुछ बताएं। ज़ाहिर है कि वाक़यात तो इंडिया में हो रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे जो होगा वो इंडिया की इमेज मुतासिर होगी। तो देखिए कि इंडिया की जो इस वक्त असल स्ट्रेंथ है, मैं समझता हूँ कि 2-3 बड़ी स्ट्रेंथ है इंडिया की। सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है इंडिया की वो इसकी डाइवर्सिटी है, यहाँ का डेमोक्रेटिक फैब्रिक है, और यहाँ की हिस्ट्री है कि यहाँ कई कम्युनिटीज़ सदियों से मिलजुल कर रहते हैं। तो यहाँ हमारे मुल्क का प्लूरलिज़म, यहाँ की डाइवर्सिटी, यहाँ की डेमोक्रेटिक स्पिरिट, ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी ताकत है, और पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए हमारा मुल्क इस लिहाज से एक नमूना है, मॉडल है कि दुनिया में प्लूरल सोसाइटीज़ का तजुर्बा तो बहुत नया है बाकी दुनिया में, लेकिन हमारे मुल्क में बहुत पुराना, सदियों पुराना तजुर्बा है कि सदियों से हम कई कम्युनिटीज़ मिल के रह रही हैं यहाँ पे। तो ये इंडिया की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ जो इस वक्त काफ़ी चर्चे में है
और जिसकी वजह से हिंदुस्तान को एक बड़ी ताकत बनने में मदद मिल रही है, वो यहाँ का इकोनॉमिक पावर है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर सोसाइटी हैं, जिसकी वजह से सारी तरक्की याफ्ता दुनिया हमारी तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रही है। हमारा जीडीपी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। गुज़िश्ता 10-20 वर्षों में हमने इकनॉमी में काफ़ी तेज़ रफ्तार तरक्की की है। तो ये भी हमारी एक बड़ी क़ुव्वत है, बड़ी ताकत है। तो ये जो कम्युनल सिचुएशन इस वक्त बन रही है और जिस तरह सोसाइटी को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, वो इंडिया की इन दोनों मेजर स्ट्रेंथ पर ब्लो है कि एक तरफ हमारी डाइवर्सिटी अगर बाकी नहीं रहेगी और इंडिया की ये इमेज बनेगी कि ये भी एक डिवाइडेड सोसाइटी है और कम्युनल लाइन पर यहाँ पे भी काफ़ी मेजर डिवाइड्स हैं, तो हमारी मेजर स्ट्रेंथ लूज हो जाएगी। और इस सिचुएशन के साथ कि यहाँ पे कम्युनल राइट्स होते रहें, पोलराइजेशन होता रहे, एक कम्युनिटी या दो कम्युनिटी मुस्तकिल डर की कैफियत में रहने पर मजबूर हों, तो ऐसी कैफियत में कभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं होता। तो ये दोनों जो बड़ी स्ट्रेंथ हैं, बड़ी क़ुव्वतें हैं, वो दोनों इसके नतीजे में ख़तरे में हैं। तो इसलिए हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा, बहुत बड़ा डेंजर है। जी, क्या आपको लगता है कि हुक्मरान तबक़ा ये तजुर्बा करना चाहता है कि डाइवर्सिटी को तोड़कर, प्लूरलिज़म को तोड़कर कोई नया तरीक़ा लाया जाए जिसके ज़रिए से कुछ फ़ायदा हासिल कर? अगर ये तजुर्बा किया जाता है तो वो किस हद तक कामयाब होंगे? वेल, हुक्मरान तबक़ा करना चाहता है या नहीं चाहता, ये तो एक अलग बहस है। लेकिन जो लोग भी इन वाक़यात के पीछे हैं, उनका एक ख़ास माइंडसेट है कि वो कल्चरल नेशनलिज्म कहते हैं, वो मेजॉरिटिज़म के क़ायल हैं कि जो मेजॉरिटी का कल्चर है, मेजॉरिटी का जो मज़हब है या मेजॉरिटी की जो सोच की धारा है, वही पूरे मुल्क पे डोमिनेट हो, माइनॉरिटीज सब्जुगेटेड हो, मेजॉरिटी की सोच डोमिनेट हो, मेजॉरिटी का कल्चर डोमिनेट हो, ये सोच है। तो ये मेजॉरिटिज़म या कल्चरल एग्रेशन, इस सोच के हामिल लोग हैं जो ये सब वाक़यात के पीछे हैं। अब इसमें हुक्मरान तबक़ा, हमारे रूलर्स किस हद तक उसका सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत का फरीज़ा है कि वो इन तबक़ात पर लगाम लगाए। इसमें मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं है कि जब हुकूमत बदली और बीजेपी की हुकूमत आई तो इस तरह के अनासर इनकरेज हुए, उनको एक नई क़ुव्वत मिली, उन्होंने समझा कि हुकूमत हमारे सपोर्ट में है, हम जो चाहें कर सकते हैं। तो जैसी हुकूमत बदली, वाक़यात की रफ्तार बढ़ गई। इसमें मैं समझता हूँ कि कोई दो राय नहीं हो सकती, वो तो डाटा बतला रहा है कि वाक़यात की रफ्तार बढ़ी, ऐसे अनासर, ऐसे एलिमेंट्स इनकरेज हुए। अब अगर हुकूमत उसकी पुष्ट पर नहीं है तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस सोच को बदले, यानी ये जो इनकरेजमेंट वो फील करते हैं उसको कर्ब करे, वो बताए कि हुकूमत जो है इस तरह के वाक़यात को बर्दाश्त नहीं करेगी, आयरन हैंड से उसका नोटिस लेगी, कर्ब करेगी और सोसाइटी में पोलराइजेशन, नफ़रत का जहर फैलाना, ये सारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है और हुकूमत सबसे पहले इस नुकसान को दूर करने के लिए आगे बढ़ेगी। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ये मैसेज इन एलिमेंट्स को दे। जी, कुछ समाजी माहिरीन का ये मानना है कि ये जो पोलराइजेशन या डिवाइड हो रहा है, जिस हद तक भी हो रहा है या जिस सतह पर भी हो रहा है, इसकी वजह सिर्फ मज़हब है। क्या मज़हब डिवाइड की वजह हो सकता है? इस पर आप बताएं। क्या नहीं, ये बात सही नहीं है। मेरे ख्याल में जो स्टडीज़ हुई हैं, कई स्टडीज़ हुई हैं, अभी से नहीं बल्कि पंडित नेहरू के ज़माने से कम्युनल राइट्स पे स्टडीज़ होती रही हैं और अक्सर स्टडी करने वालों ने यही माना है कि इसकी वजह, बेसिक वजह रिलीजन नहीं, मज़हब नहीं। यानी मज़हब तो हिंदुस्तान में शुरू से है, सदियों से कई मज़ाहिब यहाँ मिलजुल कर रह रहे हैं, कई मज़ाहिब के मानने वाले मिलजुल कर रह रहे हैं। लेकिन तारीख़ ही बताती है कि कम्युनल वायलेंस या कम्युनल हेट्रेड या कम्युनल पोलराइजेशन वाइड स्प्रेड फिनोमिनन के तौर पर इंडियन हिस्ट्री में कभी भी नहीं रहा, मिडाइवल पीरियड में कभी भी नहीं रहा। हालांकि जब बड़े बड़े वाक़यात हुए, जंगें हुई, हिंदू और मुस्लिम रूलर्स के दरमियान भी जंगें हुई, मुस्लिम रूलर्स के दरमियान भी जंगें हुई, तो वो सारी सिचुएशंस जो कम्युनल पैशंस को फ्लेयर अप कर सकती हैं, वो सारी सिचुएशंस थी। लेकिन उसके बावजूद कभी भी यहाँ कम्युनल पैशंस इस तरह नहीं पैदा हुए जिस तरह आज हमको नज़र आते हैं। तो ये टोटली मॉडर्न फेनोमेनन है जो ब्रिटिश रूल से शुरू हुआ और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में और आगे बढ़ा मुख्तलिफ रीजंस की वजह से। तो इसलिए मज़हब को इसका जिम्मेदार करार देना सही नहीं है। फिर पूरी दुनिया की जब हम हिस्ट्री का मुताला करते हैं तो हमको मालूम होता है कि बहरहाल सोसाइटी में मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ पाई जाती हैं। अगर मज़हब नहीं रहेगा तो कोई और आइडेंटिटी रहेगी, एथनिक आइडेंटिटी रहेगी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी रहेगी, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी रहेगी। तो बहुत सारी आइडेंटिटीज़ रहती हैं और उन आइडेंटिटीज़ के दरमियान कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट की कैफियत भी रहती है। लेकिन
पावरफुल सोसाइटी वो होती है, मैच्योर सोसाइटी वो होती है जो इस आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट को टॉलरेट करे, उसको एक लेवल तक रखे और उसको इस लेवल पर न ले जाए कि उसके नतीजे में सोशल फैब्रिक मुतासर हो। यही सोसाइटी की मैच्योरिटी की अलामत है। तो मजहब नहीं होगा तो और चीज़ें भी होंगी, एथनिसिटी होगी, लैंग्वेज होगा, कई चीज़ें होंगी। तो अगर नफरत दिल में होगी तो किसी न किसी बुनियाद को लेकर आप नफरत करने लगेंगे, नफरत का प्रचार करने लगेंगे। तो असल चीज़ आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि असल चीज़ ये है कि आइडेंटिटी को आप कैसे निभाते हैं और मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ को कैसे साथ लेकर चलते हैं और कैसे उनको फ्लरिश होने का, तरक्की करने का मौका देते हैं। जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि कम्युनल टेंशन्स उतने ज़्यादा नहीं है जितना कि हवा खड़ा किया जा रहा है मुख्तलिफ ज़राए को इस्तेमाल करते हुए। तो इसका फ़ायदा रास्त तौर पर किसको पहुँच रहा है? डायरेक्टली कौन इसके ज़रिए से फ़ायदा उठा रहा है? कौन सा तबका है जो अभी इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त जो पैटर्न है, वो तो टोटली पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। साफ नज़र आ रहा है कि जब इलेक्शंस करीब आते हैं तब ये वाक़यात बढ़ जाते हैं, जैसे इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर वाक़यात भी कम हो जाते हैं। तो साफ नज़र आ रहा है कि ये जो वेव है इस वक्त पूरे मुल्क में, वो तो टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि पॉलिटिकल माइलेज हासिल किया जाए, सोसाइटी को पोलराइज किया जाए और उससे पॉलिटिकल माइलेज हासिल किया जाए। ये कंटिन्यूस जो वाक़यात मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए से आवाम तक पहुँच रहे हैं, तो इन हालात में एक आम शहरी का क्या रिएक्शन होना चाहिए आपकी नज़र में? एक आम शहरी की ये जिम्मेदारी है कि वो जो एलिमेंट्स इस तरह का कम्युनल पोलराइजेशन फैला रहे हैं उनको अपने मकासद में कामयाब होने ना दे। अगर शहरी उनका टारगेट बनने से इनकार कर दे या उनके जाल में फंसने से इनकार कर दे तो जाहिर है कि उनका मंसूबा फेल हो जाएगा। तो बड़ी जिम्मेदारी आम शहरियों की, सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशंस की, NGOs की, एकेडमिया की, इंटेलेक्चुअल्स की, सोशल लीडर्स की इस वक्त है कि वो मुल्क को इस जहर में मुब्तला होने ना दें। तो उसके लिए जाहिर है कि कई लेवल पे हमको काम करना होगा। जो कम्युनल पोलराइजेशन के डायनामिक्स होते हैं तो उसकी स्टडी से मालूम होता है कि उसमें बड़ा रीज़न जो है वो कम्युनिकेशन गैप है। बड़ा रीज़न कम्युनिकेशन गैप है कि आइदर कम्युनिटीज़ एक दूसरे से इग्नोर होती हैं, एक दूसरे के बारे में नहीं जानती, जिसका फ़ायदा एक्सप्लॉयटर्स हासिल करते हैं, इस्तेहसाल करने वाले हासिल करते हैं, या फिर अलग अलग एंगल से वाक़यात को देखते हैं। इसके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है सोशियोलॉजी में, एटीट्यूड पोलराइजेशन। एटीट्यूड पोलराइजेशन ये है कि एक ही वाक़या हुआ तो एक कम्युनिटी उसको एक एंगल से देखती है, दूसरी कम्युनिटी उसको दूसरे एंगल से देखती है, जिसके नतीजे में दोनों अपने अपने तरीके से उसको थियोराइज करने लगते हैं, है ना। टेररिज्म का कोई वाक़या हो गया तो हिंदूज उसको एक एंगल से देखेंगे, वो समझेंगे कि मुसलमान इसमें इन्वॉल्व हैं। एवरी मुस्लिम इज़ नॉट टेररिस्ट बट एवरी टेररिस्ट इज़ मुस्लिम। अब मुसलमान है तो वो समझेंगे कि ये जो है उनको फांसने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए ये वाक़या पेश आया है। तो वाक़या एक ही है लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई है कि दो कम्युनिटीज़ उसको दो अलग अलग एंगल से देख रही हैं। तो ये दो रीजंस आमतौर पर होते हैं कि आइदर इग्नोरेंस या फिर अलग अलग देखने के एंगल्स। दोनों का सोल्यूशन ये है कि कम्युनिकेशन बढ़े। इंटर कम्युनिटी कम्युनिकेशन अगर बढ़ेगा तो उससे ये दोनों मसाइल हल होंगे, इग्नोरेंस भी दूर होगी और जो अलग अलग एंगल से लोग देख रहे हैं वाक़यात को वो भी सिचुएशन बाकी नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक आम शहरी की जिम्मेदारी या शहरी की सतह पे करने का असल काम यह है कि कम्युनिकेशन बढ़ाया जाए, इंटर कम्युनिटी कम्युनिकेशन बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाए। ये काम गली गली के लेवल पर, कॉलोनीज़ के लेवल पर और ऑफिसेस में, वर्किंग प्लेसेस पे, स्कूल्स में, हर लेवल पे ये काम बड़े बड़े पैमाने पे होना चाहिए। तो पॉजिटिवली ये काम कि पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो, लोग एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के ख्यालात जाने, वाक़यात के बारे में हम क्या समझते हैं इस पर एक दूसरे के दरमियान डायलॉग हो। ख़ास तौर पर ऐसे वाक़यात जो कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, जैसे मैंने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की बात कही है, उस पर ओपन डायलॉग हो। मुसलमानों का क्या व्यू पॉइंट है वो भी सामने आए, उनका दूसरे गैर मुस्लिमों का क्या व्यू पॉइंट है उसे मुसलमान समझें, मुसलमानों का क्या व्यू पॉइंट है उसे नॉन मुस्लिम समझें। तो कम्युनिकेशन बड़े लेवल पर पूरे मुल्क में हो, ये पहला पॉजिटिव काम होना चाहिए। और दूसरा बड़ा काम ये होना चाहिए कि इसके मुकाबले में जो निगेटिव कम्युनिकेशन हो रहा है, जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, जो जहर फैलाया जा रहा है, जो नफरत फैलाई जा रही है, उसका सद्देबाब हो, उसका डिफेंस हो, उसका नोटिस लिया जाए। सबसे बड़ा सोर्स इसका स्कूल और टेक्स्ट बुक है कि वहाँ पे मुसलमानों की हिस्ट्री के बारे में, माइनॉरिटीज़ की हिस्ट्री के बारे में और भी सेंसिटिव टॉपिक्स पर
गलत अगर इन्फॉर्मेशन फैला दी जाएंगी और कच्चे जहन में बचपन से लोग गलत बातें सुन के बड़े होंगे तो ज़ाहिर है कि नफरत का जहर फैलेगा। तो जिस लेवल से गलत कम्युनिकेशन हो रहा है, मिस कम्युनिकेशन हो रहा है और ऐसा कम्युनिकेशन हो रहा है जिससे नफरत का जहर फैल रहा है, तो उसका नोटिस लेना और उसको सही करना, ये भी मेरे ख्याल में शहरियों की बड़ी जिम्मेदारी है। जी, आपने इससे पहले भी एक चीज़ और बताई थी कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं हुकूमत की एक खामोश सपोर्ट तायद की वजह से हो रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ हुकूमत आने से हुए हैं या इसके पीछे कुछ और भी फैक्टर्स थे, जैसे कि एजुकेशन हो या उनकी तरबियत हो या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हो जो पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, उसके नतीजे में आज ये जो आउटबस्ट हुआ है कम्युनल टेंशन्स का या कम्युनल वायलेंस का, क्या आप इसके ऊपर, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? नहीं, देखिए, इंडिया में कम्युनल टेंशन्स की तो एक लंबी हिस्ट्री है ना। यानी ये शुरू हुआ है ब्रिटिश रूल से, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि असल ये पूरा फिनोमेनन जनरेटेड है इम्पेरियलिज्म का प्रोडक्ट है ये, कि ब्रिटिश इम्पेरियलिस्ट फोर्सेस ने इस मुल्क में हुकूमत करने के लिए जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज इख्तियार की, उसमें एक मशहूर स्ट्रेटजी डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी थी कि उन्होंने ये पोलराइजेशन पैदा किया और उसके कुछ टूल्स क्रिएट किए यहाँ पर जो कंटिन्यू हो रहे हैं अभी भी। उसके बाद आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप वजूद में आया। तो डेमोक्रेटिक सेटअप में जो पॉलिटिकल डायनामिक्स होते हैं कि लोगों को इलेक्शन जीतना होता है, तो बाज़ अनासिर ने, बाज़ एलिमेंट्स ने समझा कि इलेक्शन जीतने का एक आसान तरीक़ा पोलराइजेशन है कि आप कम्युनल पोलराइजेशन पैदा कीजिए तो आपके लिए इलेक्शन जीतना आसान हो जाएगा। बाज़ अनासिर के लिए यही आसान रूट था इलेक्शन जीतने का। तो इस लिहाज से ये कोई नया फिनोमेनन नहीं है, बहुत पुराना फिनोमेनन है, इसकी लंबी हिस्ट्री है। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इस हुकूमत के आने के बाद, कि इस तरह के एलिमेंट्स को बड़ा इंकरेजमेंट मिला है, उन्होंने ताकत महसूस की है, उन्होंने कहा कि अब हम पर लगाम देने वाला कोई नहीं है, हम जो चाहें कर सकते हैं। तो इस तरह अचानक आप देखते हैं कि फ्लेयर अप हो गया अचानक। और मैं हुकूमत के ज़िम्मेदारान अरुण जेटली वगैरह ये लोग कह रहे हैं कि नॉर्मल वाक़यात हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है, लेकिन मैं इसे नहीं मानता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। और जैसा कि मैंने कहा कि टारगेटेड इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लो वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी टारगेटिंग है और ये क्लियर पैटर्न नज़र आ रहा है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, उसकी बड़ी वजह इन लोगों का ये समझना है कि हुकूमत हमारे लोगों की हुकूमत है या ये हुकूमत हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। तो हुकूमत को ये एहसास ख़त्म करना होगा अगर वो इस पोलराइजेशन को ख़त्म करना चाहती है और ये सिचुएशन को ख़त्म करना चाहती है। तो ये जो एहसास इस तरह के एलिमेंट्स के दरमियान पैदा हो गया है कि हुकूमत हमारे सपोर्ट में है या ये हुकूमत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो इस एहसास को ख़त्म करना होगा, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि ख़ुद हुकूमत के बाज़ एलिमेंट्स जिस तरह इसको फ्लेयर अप कर रहे हैं, मिनिस्टर्स भी हैं उसमें पार्लियामेंट के सीनियर मेंबर्स हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं जिनके प्रोवोकेटिव स्पीचेस, तकरीरें वगैरह, ये सब चीज़ें इस सिचुएशन को बढ़ा रही हैं। तो उनको लगाम देना होगा, या तो उनको रोकना होगा या फिर हुकूमत को डिसोन करना होगा उन्हें। वो हुकूमत का पार्ट हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, कैबिनेट में बैठ रहे हैं और प्रोवोकेटिव स्पीचेस भी कर रहे हैं और उनकी वजह से दंगे भड़क रहे हैं। तो जाहिर है कि हुकूमत ये नहीं कह सकती कि हम इससे एसोसिएटेड नहीं है, डिसएसोसिएट नहीं हो सकती। जब तक वो उनके साथ हैं, हुकूमत का पार्ट हैं, उनके इक़दामात हुकूमत का इक़दाम समझा जाएगा। और अगर वो प्रोवोकेटिव स्पीचेस कर रहे हैं तो समझा जाएगा कि हुकूमत का सपोर्ट उनको हासिल है। एक चीज़ और, जिस तरह के आपने बताया कि ये जो वाक़यात जो पेश आ रहे हैं मुसलसल, इसको रोकने के लिए आवाम को मुत्तहद होना है, तो आवाम के साथ साथ खवास को भी साथ लेना है। तो खवास ने, जैसे कि फ़नकारों ने, फिल्म राइटर्स ने और फिल्म मेकर्स ने, कुछ प्रोड्यूसर्स ने अपने कुछ अवार्ड्स वापस किए हैं। जो अवार्ड्स उन्हें मुख्तलिफ शोबों में दिए गए, उन्होंने कुछ अपने अवार्ड्स वापस करते हुए अपना एहतजाज दर्ज किया। तो ये क्या कुछ इम्पैक्ट पैदा कर सकेगा, किस तरह इसका रिजल्ट निकलेगा, ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ेगा या इसके क्या नतीजे निकल सकते? नहीं, यकीनन इसका बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा। ये अवार्ड वापस करना असल वाक़या नहीं है, बल्कि असल वाक़या ये है कि इस मुल्क की एक बड़ी आबादी और हमारा सोचने समझने वाला तबका, हमारा इंटेलेक्चुअल तबका, हमारे आर्टिस्ट, हमारे साइंटिस्ट, हमारे सोशल लीडर्स, उनके दरमियान बहुत बड़े पैमाने पे रेस्टलेसनेस है इस सिचुएशन को देखते हुए। इससे ये ज़ाहिर होता है अवार्ड वापस करना, ये रेस्टलेसनेस का एकदम एक्सट्रीम इजहार है ना। क्या आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट पे आपको अवार्ड दिया गया, उसको आप वापस कर रहे हैं, कि इट मीन्स के दे आर वेरी मच रेस्टलेस, कि वो इस सिचुएशन को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है।
तो यही हमारे मुल्क की ब्यूटी है कि यहाँ जहाँ कुछ कम्युनल अनासर हैं, जहर फैलाने वाले अनासर हैं और एक्सट्रीमिस्ट अनासर हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारी सोसाइटी का फैब्रिक है वो प्लूरलिस्टिक है और यहाँ के मिजाज में प्लूरलिज्म, डेमोक्रेसी है। और अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो इस मुल्क का ज़मीर, इस यहाँ का इज्तिमाई ज़मीर उसे बर्दाश्त नहीं करता। गुजरात के बाद भी यही हुआ कि गुजरात में वायलेंस हुआ बड़े पैमाने पे, लेकिन उसके नतीजे में हमारा पूरा इंटेलिजेंशिया, हमारा सोचने वाला समझने वाला तबका, प्रेस, मीडिया, आर्टिस्ट, ये सब लोग बेदार हुए और उन्होंने बड़े पैमाने पे इस पर अपने प्रोटेस्ट का इजहार किया, गम गुस्से का इजहार किया और दूसरी जगहों पे ये सिचुएशन ना फैलने पाए इसको इंश्योर करने की कोशिश की। इस वक्त भी यही सिचुएशन नज़र आ रही है कि जैसे ये वाक़यात पेश आने शुरू हुए तो हमारे मुल्क का इज्तिमाई ज़मीर बेदार हुआ है। ये इज्तिमाई ज़मीर की बेदारी की अलामत है और ये स्ट्रॉन्ग रेस्टलेसनेस की अलामत है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत पॉजिटिव पॉइंट है और यही हमारी असल क़ुव्वत है। इसीलिए मैंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो पूरे मुल्क की सोसाइटी को ज़ाहिर नहीं करता, इस बात को ज़ाहिर नहीं करता कि पूरी सोसाइटी डिवाइड हो गई है या पूरी सोसाइटी पोलराइज हो गई है। पूरी सोसाइटी पोलराइज हो गई होती तो ये इतने साइंटिस्ट या इतने आर्टिस्ट या इतने इंटेलेक्चुअल्स ये इसके खिलाफ खड़े नहीं होते। तो इस लिहाज से ये असल क़ुव्वत है, इस क़ुव्वत का इस्तेमाल होना चाहिए और उसको सही तौर पर अगर हम मोबिलाइज करने में कामयाब हुए तो इंशाअल्लाह जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं उनकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि और क़ुव्वत के साथ पॉजिटिव अनासर आगे आएँ और इस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करें। जी, आप एक ख़दीम जमात इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपकी तहरीक की जानिब से, आपकी जमात की जानिब से किस तरह का कोई प्रोग्राम, किसी तरह का कोई प्रोग्राम इसके लिए मतलब मुरतब किया गया जो कम्युनल टेंशन्स को रोकने के लिए या इसके ख़िलाफ़? जी देखिए, जमात अव्वल रोज़ से इस सिलसिले में एक्टिव है कि कम्युनल हारमनी, कम्युनल पीस ये जमात के एजेंडा में से एक अहम एजेंडा है। अव्वल रोज़ से, शुरू से, जब से जमात काम कर रही है और हमेशा से जमात की कोशिश ये रही है कि यहाँ मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के दरमियान कम्युनिकेशन बढ़े, वो एक दूसरे से बात करें और उनके दरमियान हारमोनी पैदा हो और अगर कोई डिस्प्यूट है तो बातचीत के ज़रिए वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो। तो ये कोशिश जमात हमेशा से करती रही है। अब ख़ास तौर पर ये वाक़या जब से पेश आने शुरू हुए तो जमात ने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक अहम इनिशिएटिव जमात का फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल अमेटी, FDCA, एक अहम इनिशिएटिव है कि उसके तहत इस बात की कोशिश की जा रही है कि मुल्क में जितने सोचने समझने वाले और पीस लविंग, कम्युनल हारमोनी लविंग जितने एलिमेंट्स हैं और ख़ास तौर पर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जजेस हैं, लॉयर्स हैं, सीनियर एकेडमिशियंस हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया जाए और उनको इस बात के लिए आमादा किया जाए कि वो पूरे मुल्क में घूमकर सोसाइटी में पीस कायम करने की और हमारे सोसाइटी का जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। तो ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। अभी रिसेंटली चेन्नई में बहुत बड़ा प्रोग्राम FDCA के तहत हुआ, मुल्क में और जगहों पर भी इस तरह के प्रोग्राम्स इंशाअल्लाह होंगे। तो ये FDCA जिसके तहत सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल तबके को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उनको मोबिलाइज कर रहे हैं कम्युनल हारमोनी के लिए, ये एक बड़ा अहम काम है। उसी तरह दूसरा बड़ा अहम काम वो रिलीजियस लीडर को ऑर्गेनाइज करने का काम है। धार्मिक जन मोर्चा के नाम से एक फोरम जमात ने लॉन्च किया था, उसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके तहत इंडिया में जो मुख्तलिफ रिलीजन के जो रिलीजियस लीडर्स हैं, हिंदू पंडित हैं, सिख ग्रंथी हैं, मुसलमान उलमा इकराम हैं, तो उन लोगों को जमा किया जा रहा है, उन लोगों को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और उनके ज़रिए कम्युनल हारमोनी के मैसेज को आम करने की और जो जहर फैलाने की कोशिशें हो रही हैं उसको रोकने की कोशिशें की जा रही है। तीसरे लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे काम करने की कोशिश की जा रही है, उसका नाम है सद्भावना मंच। तो सद्भावना मंच ये छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो विलेज के लेवल पर या सिटी है तो वार्ड के लेवल पर, कॉलोनी के लेवल पर बनाई जाएंगी। ये सिलसिला भी शुरू हो चुका है, मुल्क में कई जगह बन चुकी हैं, बाकी जगह भी बनाने का काम जारी है। तो हम चाहते हैं कि मुस्लिम, हिंदू सब कॉलोनी के हैं या गाँव के हैं तो मिल के सद्भावना मंच बनाएं और अगर कुछ डिस्प्यूट है तो मिल के उस मंच में उसको रिजॉल्व करें, बातचीत के ज़रिए रिजॉल्व करें। अगर कुछ अनासिर उसमें कम्युनल पैशंस प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं या सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं तो सद्भावना मंच आगे आए, उसके लीडर्स आगे आएँ, उनको कंट्रोल करें और सोसाइटी का माहौल ख़राब होने ना दें। तो इस तरह की कोशिशें जमात कर रही है। तो जमात की कोशिश का जो असल हदफ है वो यही है कि कम्युनिकेशन बढ़े, हिंदू, मुस्लिम और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान कम्युनिकेशन बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उससे फ़िज़ा दुरुस्त होगी। उसके अलावा जो काम करने की ज़रूरत है वो लीगल फ्रंट पर,
भी काम करने की ज़रूरत है कि इस तरह के वाक़यात का क़ानूनी नोटिस लिया जाए। तो जमात की तरफ से उसके लिए भी एक APCR के नाम से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। तो ये लोग लीगल फ्रंट पे काम करते हैं कि जो लोग क़ानून को हाथ में लेकर गलत काम कर रहे हैं तो उसका फौरी नोटिस लिया जाए और उनको क़ानून की गिरफ्त में लाया जाए। तो ये जमात की कुछ अहम और नुमायाँ कोशिशें हैं। जनाब, सबसे आखिर में एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि इन हालात में मुस्लिम सिटीजन्स का क्या रिएक्शन होना चाहिए? जी, इस सिलसिले में 2-3 बातें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुसलमानों को इन हालात से मायूस नहीं होना चाहिए। अगर वो मायूस होंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, और कुछ ना कर सकना ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ होगी। तो मायूसी से बचना चाहिए और ये मानना चाहिए कि मुसलमानों पर इससे सख्त हालात भी आ चुके हैं। यहाँ पर आज़ादी के वक्त काफ़ी फसादात की लहर चल चुकी है, उसके बाद बार बार फसादात होते रहे हैं। दुनिया भर में इस वक्त जो हालात मुसलमानों को दरपेश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुकाबले में हमारे मुल्क में हम काफ़ी महफूज भी हैं और यहाँ निस्बतन कम आजमाइशी हालात का हमको सामना है। तो इसलिए मायूस होने की, फ्रस्ट्रेट होने की, डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे अहम चीज़ जो मुस्लिम नौजवानों को पैगाम देने की ज़रूरत है कि वो मायूस ना हो। लेकिन मायूस ना होने का मतलब एक्सट्रीमिस्ट रास्ते पर जाना भी नहीं। दूसरी अहम चीज़ जिससे बचने की ज़रूरत है वो एक्सट्रीमिज़म है। कम्युनलिज्म की सोशियोलॉजी ये है कि एक साइड का कम्युनलिज्म दूसरे साइड के कम्युनलिज्म को स्ट्रेंथन करता है। तो अगर मुस्लिम कम्युनलिज्म रहेगा तो वो हिंदू कम्युनलिज्म को स्ट्रेंथन करेगा, हिंदू कम्युनलिज्म रहेगा तो मुस्लिम कम्युनलिज्म को स्ट्रेंथन करेगा। तो इसलिए अगर हम इसके जवाब में एक्सट्रीमिस्ट रवैया इख्तियार कर लें या हम भी कम्युनल हो जाएं तो इसके नतीजे में ये जहर ख़त्म नहीं होगा बल्कि और फैलेगा। और वही चाहते हैं इस्लाम दुश्मन ताकतें, मुसलमान दुश्मन ताकतें यही चाहती हैं कि वो मुसलमान प्रोवोक हों और वो भी कम्युनल एटीट्यूड का मुजाहरा करें ताकि उसके नतीजे में और कम्युनलिज्म प्रमोट हो, जहर और फैले। तो इसलिए इस ट्रैप से हमें होशियार रहना चाहिए और एक्सट्रीमिस्ट रास्ते और ख़ुद भी कम्युनल हो जाना, इन रास्तों से बचना चाहिए। अब इन दोनों चीज़ों से अगर हम बचेंगे, मायूसी से भी बचेंगे, एक्सट्रीमिज़म से भी बचेंगे, तो करेंगे क्या? तो मैंने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में उसकी तरफ तफसील से इशारा किया है कि करने का सबसे अहम काम कम्युनिकेशन, कि बड़े पैमाने पे कम्युनिकेशन होना चाहिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कम्युनिकेशन के बहुत सारे चैनल्स हैं, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो पिछली जनरेशन्स को हासिल नहीं थे। तो उन सब चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए बड़े लेवल पे कम्युनिकेशन होना चाहिए और इस्लाम क्या है ये भी यहाँ के गैर मुस्लिमों को बताया जाना चाहिए और उसके साथ साथ मुख्तलिफ वाक़यात के सिलसिले में मुसलमान क्या सोचते हैं ये भी उनको बताना चाहिए और उसके साथ साथ उनका जहन भी समझना चाहिए, उनका माइंड भी समझना चाहिए। हमारे अंदर उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और उनके अंदर हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ये कम्युनिकेशन का मकसद होना चाहिए। तो मुस्लिम नौजवान अगर चाहें तो ये काम मुहिम के तौर पर ले सकते हैं और चंद सालों के अंदर बड़े पैमाने पर अगर कम्युनिकेशन की मुहिम चलाई जाए तो सिचुएशन काफ़ी बदल सकती है। तो सबसे अहम काम करने का वो कम्युनिकेशन बढ़ाने का काम है। उसके अलावा करने का एक अहम काम ये भी है कि मुसलमान तालीम में, इकनॉमी में आगे बढ़ें और इस मुल्क को कंट्रीब्यूट करने वाले बने, इस मुल्क को देने वाले बने। उनकी जो पहचान है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो उनके कंट्रीब्यूशन से हो कि अगर हम मेहनत करें, कोशिश करें और आइंदा 5 सालों में, 10 सालों में इस मुल्क के अपने आप को एसेट साबित करें और हमारे कंट्रीब्यूशन से हमारी आइडेंटिटी बनने लगे तो ख़ुद ब खुद कम्युनल अनासिर की जो कोशिशें हैं वो नाकाम होना शुरू हो जाएंगी, वो कामयाब नहीं हो पाएंगी जब मुल्क आपको एक एसेट की हैसियत से देखने लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ अहम काम है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पहली चीज़ कम्युनिकेशन बढ़ाना, उससे पहले ये कि 2 चीज़ों से बचना, एक मायूसी से बचना, डिसअपॉइंटमेंट से बचना, दूसरे एक्सट्रीमिज़म से और काउंटर कम्युनलिज्म से बचना। इन दोनों चीज़ों से बचते हुए मॉडरेट रास्ता इख्तियार करना और वो मॉडरेट रास्ता कम्युनिकेशन का रास्ता है कि बड़े पैमाने पे हम कम्युनिकेट करें और कम्युनिकेशन के साथ साथ एक अहम चीज़ ये है कि हम अपने आप को इस मुल्क का एसेट बनाएं। अभी ये सिचुएशन है कि मुल्क का एक बड़ा तबका हमको लायबिलिटी के तौर पर देखता है मुख्तलिफ रीज़न से, तो उसमें बड़ा रीज़न तो मिसकम्युनिकेशन है कि हमारे बारे में सही कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन सही होगा तो इंशाल्लाह
लायबिलिटी समझने का मिजाज ख़त्म होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि लोग हमको एसेट के तौर पर देखें और हम मुल्क के लिए बेनिफिशियल बने, फ़ायदामंद बने। तो ये काम अगर होगा तो इंशाअल्लाह इस जहर का आप मुकाबला कर सकेंगे और यही असल करने का काम। जी, एक और आखिरी सवाल, मजहबी उल्मा का या इस्लामिक स्कॉलर्स का इन हालात में क्या किरदार? बहुत अहम काम है कि मुस्लिम उम्मत जो है वो उस पर उल्मा का और रिलीजियस स्कॉलर्स का बड़ा असर है, बड़ा इन्फ्लुएंस है और उनकी बात उम्मत आसानी से सुनती है। तो जो पैगाम मैंने दिया है या जो करने का काम मैंने बताया है वो ठीक वही काम है जो हमें इस्लाम सिखाता है, कुरान हमें सिखाता है। कुरान मजीद हमें मायूसी से भी बचाता है, मायूस होने नहीं देता, बल्कि मायूसी को कुफ्र करार देता है। मायूसी को कुरान मजीद ने सख्ती से कंडेम किया है। और कुरान मजीद हमको एक्सट्रीमिज़म से भी बचाता है। कुरान मजीद हमको ये भी तालीम देता है कि आपको किसी कौम से नफरत नहीं करना है और किसी कोई टेंशन भी आपको जो है ऐसा नहीं होना है कि उसके नतीजे में आप जस्टिस से फिर जाएं, इंसाफ ना करें। ये कुरान मजीद का हुक्म है और कुरान मजीद का ही ये भी हुक्म है कि हम लोगों से कम्युनिकेट करें। इसे कुरान मजीद दावत कहता है कि आप लोगों से कम्युनिकेट करें, लोगों से बातचीत करें, अपनी बात लोगों के सामने पहुंचाएं, डायलॉग करें उनके साथ। तो जो कुछ बातें मैंने कही हैं वो ऐन इस्लाम की तालीमात हैं। तो हमारे मजहबी स्कॉलर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो इन तालीमात को आम करें और लोगों को गैर इस्लामी टेंडेंसीज का शिकार होने से बचाएं, चाहे वो टेंडेंसीज मायूसी पसंद अनासिर फैला रहे हों या चाहे इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट अनासिर फैला रहे हों। वो सारी टेंडेंसीज अन इस्लामिक टेंडेंसीज है, उससे उम्मत को बचाएं और पॉजिटिव रास्ता, जिस रास्ते के कुरान इस्लाम हमें तालीम देता है, उस रास्ते पर चलने के लिए उम्मत को गाइड करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साअतुल्लाह साहब हमसे बात करने के लिए। इसी तरह के इश्यूज़ पर हम बात करने के लिए दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।